हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। देखो, जो पुरानी वाली किताब है उसमें चैप्टर नंबर 12 दिया गया है, लेकिन जो नई किताब है उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है। तो यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, यहाँ पे हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। तो वृत्त आप सब ठीक है जानते ही हैं। अब यहाँ पर जो ये वृत्त है, इसमें जो ये बिंदु O है, ठीक है ना, बीच में ये क्या है, ये है इसका केंद्र। तो केंद्र हो गया O, ठीक है। और यहाँ पर जहां जहां पे मैं ये पेन चला रहा हूं, ठीक है, ये इसकी परिधि है। मतलब अगर आप इसके ऊपर बाहर बाहर से चक्कर लगाओगे तो जहां जहां से आप चल रहे हो वो सारा मिलकर क्या बना रहा है, परिधि। ठीक, तो वृत्त के केंद्र को अगर मैं परिधि के किसी बिंदु से मिलाता हूं तो मुझे एक रेखाखंड मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है ओपी। इसी को बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या खैर आप सब जानते हैं, केंद्र भी आप सब जानते हैं। जो परिधि है, जिसे हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं, इसकी लंबाई को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि हो गई 2πr। याद रहे, परिधि का कहने का क्या मतलब है, जहां जहां पे मैं यहां पर ये पेन चला रहा हूं ये चीज है परिधि। ठीक, ऐसे ही अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे आपको कलर करना हो, तो जिस जगह पे आप यहाँ पर ऐसे कलर कर रहे हो ये एरिया कितना है, ये क्षेत्रफल होगा वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये सब चीजें आप ठीक है पहले ही पढ़ चुके हो। एक चीज और है जिसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है आगे, वो है जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा भी आपको पता होनी चाहिए। जीवा का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि पे आपने कोई भी दो बिंदु लिए, जैसे मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ पे ए लिया और एक बिंदु बी लिया और इन दोनों को मिला दिया। तो वृत्त की परिधि पे कोई दो बिंदु थे, उनको मैंने मिलाया तो मुझे एक रेखाखंड मिल गया। इसी रेखाखंड को हम बोलते हैं जीवा। अब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे जीवा का काम लगने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप बहुत सी जीवाएं बना सकते हो, जैसे एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, इसको ऐसे मिला दिया, ये भी जीवा बन गए। ठीक है, तो इतना समझ में आता है आपको, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो मेन चीज शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी। इससे पहले वाली चीज तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ये तीन चीजें आपको समझनी है। फिर इनको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको सीखना है। तो पहले समझते हैं होते क्या है। चाप का मतलब, ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चाप यहाँ पर सोयाबीन चाप नहीं है जिसे हम खाते हैं। चाप का मतलब होता है कि जो वृत्त की परिधि है उसका एक टुकड़ा। ठीक है, वृत्त की परिधि का टुकड़े को हम बोलते हैं चाप। जैसे ये पूरी परिधि थी, मान लो मैंने इसमें से ठीक है इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया। ठीक है, ये वाला टुकड़ा जो मैंने अलग कलर से दिखाया है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक चाप हो गया, यानी परिधि का टुकड़ा। इसी तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा बच गया यहां से लेके यहां तक, ये भी एक परिधि का टुकड़ा हो गया, यानी ये भी एक चाप होगा। तो ये वाला जो है ये छोटा चाप है, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप। लघु माने छोटा। और जो ये वाला चाप है, ठीक है, ये भी परिधि का ही टुकड़ा यानी चाप है एक, तो ये बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। छोटे वाले को लघु और बड़े वाले को दीर्घ। समझ में आ गया चाप किसे कहेंगे। अच्छा, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं अब ये समझो। त्रिज्यखंड का मतलब है वृत्त के क्षेत्रफल का वो हिस्सा जो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में आता हो। देखो जरा ध्यान से, ये जो मैंने यहां पर शेड कर रखा है ना ऐसे ऐसे सफेद कलर से, ये हिस्सा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड की खास बात क्या है कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये किसके बीच में है। देखो यहां पर ये क्या है, ये एक त्रिज्या है, ये भी क्या है, ये भी एक त्रिज्या है। त्रिज्या को हम आर से दिखाएंगे। और ये क्या चीज है, ये एक चाप है। यानी कि दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच के क्षेत्रफल को वृत्त के अंदर हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक, अब ये जो त्रिज्यखंड है ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ऐसे ही जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसको मैं अलग कलर से अगर शेड करूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये भी एक त्रिज्यखंड है।
लेकिन ये इस व्हाइट वाले से काफी बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ माने बड़ा। अब ये ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड क्यों है? क्योंकि जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो भी तो असलियत में देखो ये त्रिज्या और इस बार ये बड़ा वाला चाप ले लो, इनके बीच का क्षेत्रफल है। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल है, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसी तरह से अब बात आती है वृत्तखंड की। वृत्तखंड का क्या मतलब है? वृत्तखंड का मतलब है कि आपने एक चाप लिया यहाँ पे और एक जीवा, अभी मैंने आपको बताया था जीवा शुरुआत में, ठीक है, शुरू में देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था जीवा का मतलब क्या है? वृत्त की परिधि पे दो बिंदु लिए, उनको मिला दिया, ए बी बन गया जीवा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इनको मिलाया तो ये हो गया जीवा और ये हो गया चाप। जीवा और चाप के बीच का जो ये क्षेत्रफल है, इसे हम बोलेंगे वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड छोटा है तो इसको बोल देंगे लघु वृत्तखंड। इसी तरह से अगर मैं ऊपर देखूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। आगे बात समझ में? तो ये लघु वृत्तखंड है, वो दीर्घ वृत्तखंड है, दोनों वृत्तखंड ही। ठीक, तो ये समझ में आ गया चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। अब बात करते हैं कि भैया इनको निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले अपने पास। तो सबसे पहले चाप की बात करते हैं। ठीक है, देखो जो पहली फिगर है इसमें ये देखो, ये कोई चाप है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। अब मैं अगर ये जानना चाहूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी इस चाप की, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि इस चाप के जो दोनों सिरे हैं, एक चाप का सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, इसको अगर मैं केंद्र पे मिलाऊं तो कितना कोण बन रहा है? मान लो ये बनता है कोण थीटा डिग्री, ठीक है, और त्रिज्या है अगर आर, तो हम यहां लिखेंगे कोण थीटा वाले चाप की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार अगर मैं पूरी परिधि निकालने बैठूं तो पूरी परिधि क्या होती है? पूरी परिधि होती है 2 पाई आर। अब अगर मैं इस परिधि का आधा लूंगा तो इसको 1/2 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इस परिधि का 1/4 ले रहा हूं चाप तो 1/4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि मुझे हर बार नहीं पता होगा कि आधा है कि 1/4, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ भी हिस्सा हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा पूरा चक्कर लग जाता तो कोण कितना बनता 360। उसमें से कितना हमने लिया है? थीटा। इतने ही भिन्न का ये हिस्सा होगा, ठीक है ना, उसी के अनुपात में आ जाएगा। यानी 2 पाई आर जो पूरी परिधि थी उसका हम कितना टुकड़ा ले रहे हो ये बता रहा है, थीटा बटे 360। आगे बात समझ में? उसी अनुपात में आप कोण ले लोगे। तो ये हो गया अपने पास चाप की लंबाई। इसी तरह से अगर मान लो अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना हो, जैसे ये त्रिज्यखंड है जो कोण बना रहा है थीटा, त्रिज्या है आर, तो हम लिखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की लंबाई, यहां लंबाई नहीं आएगा, का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यार पाई आर स्क्वायर का मतलब है पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल हो गया। अब उसको आप किस भिन्न से गुणा करोगे उतना क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे इसको अगर 1/2 से करें हम आधे से, तो पूरे वृत्त का आधा हो जाएगा। ठीक है, 1/4 से करोगे तो उसका 1/4 निकल जाएगा। इसी तरह से हम कितने से कर रहे हैं भाई? टोटल कोण 360 है, उसमें से थीटा इसने बनाया, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देगा जो केंद्र पर थीटा का कोण बना रहा है। चलो यहां तक तो एक ही एक फॉर्मूला है, यहां तक हमसे हो जाता है। ज्यादातर बच्चों को जो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो आती है वृत्तखंड वाले पार्ट में, क्योंकि वृत्तखंड वाला जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए इसमें बच्चों को थोड़ा डर लगता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से समझेंगे, ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने एक फिगर बनाई और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वृत्तखंड की। तो कोण थीटा वाले वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हो रहा है जरा ध्यान से देखो यार। अगर मैं ये देखूं तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तो त्रिज्यखंड है। ये क्या है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये इतना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वृत्त फालतू आ गया, मतलब त्रिभुज, वृत्त नहीं,
ये वाला त्रिभुज फालतू आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पूरे त्रिज्य खंड में से अगर मैं ये वृत्त का एरिया माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो भी नीचे है, यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसीलिए वृत्त खंड के क्षेत्रफल में मैंने क्या लिखा हुआ है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार और यहां से देखो, ठीक है ना, एक बार और जरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां से लेके अगर मैं ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लूं, तो ये पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है, जिसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने देखा, ठीक है। अब मुझे ये पूरा तो चाहिए नहीं, मुझे तो जैसे नीचे वाला हिस्सा, यानी कि मुझे ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये, ठीक है ना, ओ ए बी, ये त्रिभुज हटाना पड़ेगा। अगर ये त्रिभुज इसमें फालतू आ गया है, तो अगर मैं उसको हटा दूं तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बचेगा, तो इसीलिए माइनस किया गया है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई त्रिभुज का एरिया आप कैसे निकाल रहे हो, ज्यादा आसान कैसे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यार त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम अलग अलग क्वेश्चन में डेटा जो हमें दिया रहेगा, कोण जो दिया रहेगा, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब बेसिक आइडिया यही चलेगा कि आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। अब जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि जो ये त्रिभुज है ना, जितने भी सवाल आपको दिए जाएंगे, वो हमेशा जो त्रिभुज बनेगा ओ ए बी, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु क्यों होगा उसको समझो, क्योंकि मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज में यार ध्यान से देखो, तो ये तो त्रिज्या है आर, तो ये भी तो त्रिज्या है आर, यानी कि ये आर है तो ये भी आर है, ये दोनों तो हमेशा ही बराबर होंगे। और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो पक्की बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज तो हमेशा बनेगा। अगर उनके बराबर ये आ गया तो ये समबाहु बन जाएगा, नहीं आया तो समद्विबाहु ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज भी समद्विबाहु तो होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं यहां पर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊं तो हर बार काम करेगा वो, ठीक है। और आपको याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको याद रखना है कि ये जो थीटा है, कोण जो है, ये उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, जो भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें पता है कि ये आर है और ये आर है, यही दो भुजाएं बराबर है, इन्हीं के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो एक तरीका तो ये हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला माइनस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कर दिया, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। आर जहां पर त्रिज्या है, थीटा केंद्र बना हुआ कोण है, ठीक। लेकिन कभी कभी यहां दिक्कत हो सकती है, जैसे अगर थीटा की वैल्यू आपको 30 दे दे कोई, या फिर 45 दे दे कोई, तो 30 का आधा हुआ 15। अब आपने साइन 15 का मान पढ़ा ही नहीं है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है ना। या फिर 45 दे दे तो 45 बटे 2 यानी 22.5 का मान भी आपने नहीं पढ़ा, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी इतने की जगह, ये इतने की जगह आप बस ये लिख दो। ये भी सेम फॉर्मूला है, दोनों बराबर हैं। अब वो कैसे बराबर हैं आप क्लास 11 में पढ़ोगे यार अभी, ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर हमेशा आता है। दिक्कत ये है कि आपको जैसे अगर 30 दे दिया तो 30 बटे 2 यानी 15 पे मान नहीं पता। अगर मान पता है तो वो लिख दोगे तब भी सेम आएगा। लेकिन अगर यहां नहीं लगाना तो ये फॉर्मूला लगाओगे जब आप, तो यहां पर थीटा बटे 2 हो रहा था तो 30 बटे 2 यानी 15 हो गया। लेकिन यहां पर तो सिर्फ थीटा है यानी साइन 30 रखना है, सीधा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये कब दिक्कत कर सकता है, कभी कभी कोण 120 दे देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 120 रखोगे तो साइन 120 आपने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां पे अगर 120 रखोगे तो 120 बटे 2 यानी 60 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूले दोनों हमेशा लगेंगे, बस आपको ये सोचना है कि जो कोण आप सीधा रख रहे हो और कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे मान पता है या नहीं पता। उस पे पता है तो ठीक है, उसी से काम चला लो, जब दिक्कत हो तो इससे काम चला लो, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, देखो ये वाली चीज तो सेम है, बस त्रिभुज का जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले तो हमेशा काम करेंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हमें ज्यादा जल्दी है, ठीक है, और मान लो कि थीटा हमें 60 ही दे दिया, थीटा जब इस केस में 60 होगा तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, वृत्त के अंदर अगर त्रिभुज बन रहा है उस केस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यार थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर तो सेम लिखो, लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3/4 गुणा √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। भुजा यहाँ पे आर हो जाएगी, ठीक है, नहीं त्रिज्या का स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज दे दिया यानी थीटा 90 दे दिया, बीच वाला कोण थीटा 90 दे दिया, तो 90 वाले त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुणा में लंब,
तो आधार भी आर है, लंब भी आर हो जाएगा, तो आर गुणा आर स्क्वायर। यानी कि अगर समकोण त्रिभुज है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। मैं तो आपको ये बोल के चलूंगा कि अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने ना यार, तो बस एक ये और एक ये याद करके चलो, इनसे ही काम बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इस त्रिज्य खंड का ज्ञात करते हैं जो हमें दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री और त्रिज्या यानी आर है 4 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री वाले, ठीक है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, डिवाइड बाई कितना हो गया 360 गुणा पाई। पाई का मान इन्होंने बोला है कैलकुलेशन के लिए 3.14 प्रयोग करो, तो 3.14 प्रयोग किया, गुणा में आर का स्क्वायर, आर है 4 यानी हो जाएगा 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ तो ये बच रहा है, इसको गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा में 4 हुआ 16, हासिल गया 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5 जो हासिल गया था, और 4 तियां 12। 2 के बाद दशमलव है, 2 छोड़ के दशमलव लगा दो, नीचे 3 बचा हुआ है, नीचे 3 लिख दो। ठीक है, 3 से अगर मैं इसको भाग करूं तो 3 गुणा में 4 हुआ 12, फिर दशमलव वाला अंक आ गया। ठीक है, दशमलव लगाया, 5 है तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया, 2 2 क्या गया 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचा हुआ है यानी 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे चलता जाएगा ये 6 6 6। ठीक है, इसको अगर मैं लगभग में लिखूं 2 अंकों तक तो 4.1। ठीक है, इनको हटा दूं तो जो आप हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है डिजिट, इसके जस्ट बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो पक्की बात है कि ये एक ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 8 की जगह 1 9 लिखेंगे लगभग। ठीक है, निकटतम मान लिया मैंने, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपको निकटतम मान निकालना आता है, सन्निकट मान। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा इकाई लिखनी जरूरी होती है, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है। तो हाँ, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अच्छा ये निकल गया यहाँ पर इस वाले चाप का। फिर उन्होंने कहा कि ये दूसरा चाप है बड़ा वाला दीर्घ वाला, ठीक है ना, चाप कह रहा हूं। ठीक है, तो ये निकल गया, ये जो नीला वाला पोर्शन है यानी इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इन्होंने कहा है बड़े वाले त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालो भाई साहब साथ में, ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है अगर मैं इसको निकालने जाऊं, ठीक है, तो एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि मैं पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसमें से छोटा वाला माइनस कर दूं, जो बचेगा वो बड़ा वाला ही होगा। मेरे कहने का मतलब मैं ऐसे निकालूं इसको, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसमें से जो आया है छोटे वाले का यानी 4.19 ये घटा दूं, है ना, तब भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हम लिख रहे थे, उसमें इस बड़े वाले के लिए क्या थीटा बनेगा वो लिख लेते हैं। बड़े वाले के लिए कितना कोण बनेगा भाई, टोटल कोण होता है 360 डिग्री, 360 में से 30 हटा दो, कितना बच जाएगा 330 डिग्री, यानी बड़ा वाला जो कोण है 330 है। तो भैया जिस भी का एरिया निकालना चाहते हो उसी का तो कोण रखोगे, तो 330 बटे में 360 को ऐसे भी निकाल सकते हो, इतना आप कर लेना, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखो जो ये नीला वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या यानी कि आर जो है वो हमें बताया गया है 21 सेंटीमीटर, और जो थीटा देख रहे हो आप वो सीधा सीधा दिख रहा है 120 डिग्री। ठीक है, चलो हम यहाँ पे सीधा सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बताया था मैंने आपको, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यखंड, उसमें से त्रिभुज का माइनस करना है। त्रिभुज के लिए मैंने क्या बोला, आर स्क्वायर
साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रख दो यार, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 120 बटे में कितना है 360, पाई का मान यहाँ में 22/7 प्रयोग करना है। आर स्क्वायर, आर है 21 यानी 21 का स्क्वायर हो गया 21 गुणा 21, फिर है माइनस तो माइनस लगाया, फिर से आर का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते थे पहले। फिर साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा कितना है भैया 120, तो 120/2 है ना, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा देखो यार, थीटा बाई 2 हो जाएगा 120/2 यानी कि 60, क्योंकि थीटा 120 है तो थीटा बाई 2 60 हो गया, यानी हो जाएगा साइन 60 कॉस 60। ठीक है, तो देखो यार 1 0 से 1 0 गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटोगे 7, तो यहां देखो क्या क्या बच गया, यहां बच गया 22 गुणा में 21 लिख दिया मैंने, 22 गुणा में 21 बचा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 21 गुणा 21 इनटू में साइन 60 होता है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए, कोस 60 होता है 1/2, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, अब यहां से देखो यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, 21 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ क्या बचा 22 माइनस, यहाँ क्या बचा 21 और √3 यानी 21 वर्गमूल 3 बटे में 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, थोड़ा और अगर अच्छे से करना चाहते हो इसको तो 22 चौक 88 माइनस 21 वर्गमूल 3 बटे में कितना हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो नीचे बटे में 4 लिखा है मैं चाहूँ तो इसको बाहर ले लो। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको जो बटे में 4 लिखा है बाहर भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया यार। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।